2019 अक्टूबर नवंबर पेपर 2 हमारे सामने है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे पास आ जाती है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये सारी की सारी वो क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटी कि बेसिकली जिनकी मैग्नीट्यूड है। कभी आपने सुना है कि टाइम का कोई बेसिकली डायरेक्शन है? नहीं ना। तो बेसिकली ये होती ही सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इनका और यूनिट होता है, इसके अलावा इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात आप लोग अपने पास लिख लें। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में इनका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ये सारी की सारी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। तो हम लिखेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटीज एज मैग्नीट्यूड ओनली, वेयरएज वेक्टर क्वांटिटीज एज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एन आइसोलेटेड चार्ज Q इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सवाल का कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज एक चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, उसका जो डिस्टेंस है वो गिवन है कि भाई वो x है, ठीक है। आ जाए अब बात करते हैं, जहाँ पे E जो है वो पर्टिकुलरली इस सरफेस की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। B जो है वो एक कांस्टेंट है। यूज़ करना है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू शो दैट SI बेस यूनिट ऑफ B सॉरी E इज kg/m(a-1) s-3, राइट। तो हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे। हमने पढ़ते हुए आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये जो चार्ज होता है बेसिकली ये कौन सा होता है, पॉजिटिव डैश चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला फर्दर हम अगर खोलें फोर्स को तो वो m टाइम्स a से खुल जाएगा, करंट हो जाएगा I टाइम्स t, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हमारे पास जो मास का यूनिट है वो है kg, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है ms-2, ठीक है, और करंट का जो है वो एम्पियर है, टाइम का जो है वो सेकंड है। तो E बराबर हो गया kg/m(a-1) s-3, ठीक है। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अच्छा, जो यहाँ पे प्रूव करा है वो नेक्स्ट पार्ट में लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि कहा है शो। शो जब भी बोला जाए इसका मतलब ही यही होता है कि ये चीज़ नेक्स्ट पार्ट में आपने यूज़ करनी है, ठीक है। और उसने कहा हुआ भी है कि यूज़ करें बी पार्ट 1 में जो भी आपने यूनिट निकालें, डिटरमाइन द SI बेस यूनिट। डिटरमाइन क्या करना है, SI बेस यूनिट ऑफ बी, ठीक है। तो ऊपर मेंशन इक्वेशन की मदद लेंगे, E=Q/x² बी, राइट। मैं बी को अकेला कर लेता हूँ, बी इज इक्वल टू Q(x²) E, ठीक है। इनके रिस्पेक्टिव यूनिट डाल देता है। हमें पता है Q जो है करंट इनटू टाइम होता है, तो हम AS डायरेक्टली लिख लेंगे। करंट का एम्पियर आ गया, टाइम का सेकंड आ गया। x जो था वो डिस्टेंस था तो उसका मीटर स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। बाकी E की जगह पे पूरा क्या आ जाएगा, kg/m(a-1) s-3, ठीक है। तो B का इस तरीके से जो यूनिट आया है वो a⁻² आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में a जो था वो -1 था और ऊपर जाके वो +1 बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम s की बात करेंगे तो -3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 विल बी 4, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम m की बात करें तो m यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ पे m की पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 + 1 जो है ये 3 दे देगा, ऊपर जाके m की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, kg-1। इस तरीके से हमने क्या लिखा,
बी के यूनिट्स हमने जो है निकाल लिए। हमारे पास एम बी है, एस बी है, के जी बी है और एम्पियर भी है, सारी चीज़ें हैं जी, ये हमने निकाल लिया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी योर डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर वेरी नेक्स्ट पार्ट में कहा जाता है कि स्टील बॉल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, वो रिलीज करी गई है रेस्ट से, वर्टिकली फॉल कराया गया है इन ईयर, ठीक है। नीचे आते हैं, ये आपने इमेज अपने दिमाग में बना लेनी है जब आप सवाल कर रहे होंगे, इसको अच्छी तरह पढ़ लें। ये रही एक बॉल ऊपर से ड्रॉप करी जा रही है, ये एक बीम लाइन है, उसके सामने जब ये आ जाती है इस पर्टिकुलर रीजन पे, जब ये बॉल यहाँ से ड्रॉप कर कर ये बॉल जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि ये वाली बीम जो है वो बॉल से रुक जाएगी, राइट। और इस टाइम पे जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करा गया वो है 0.280। सवाल पढ़ते हैं, द हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ नेग्लिजिबल विड्थ इज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 0.280 below the bottom of the ball. When it is released, the ball falls through and breaks the beam of light. फिर नेक्स्ट पहले पार्ट में बोले जा रहा है कि explain why force due to air resistance acting on ball may be neglect when calculating the time taken for the ball of each beam of light। ठीक है, तो अब करना ये बोल रहा है कि फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अब डिस्टेंस देख लेना, ऑलमोस्ट है ही कितना, ये इतना कम डिस्टेंस है। इतने कम डिस्टेंस के लिए ये जब बॉल नीचे आएगी इसका अपना वेट इतना ज़्यादा होगा, उसके कंपैरिजन में इसका कोई ना कोई जो है एयर रेजिस्टेंस एक्ट तो कर रही होगी, लेकिन इतनी कंसीडरेबल नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू वेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर तो ये डिस्टेंस आता तब तो ये बात समझ भी आती कि भाई लंबे डिस्टेंस पे एयर रेजिस्टेंस का वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी, लेकिन डिस्टेंस ही इतना कम है, ऊपर से वेट जो है इतने डिस्टेंस पे ज़्यादा होगा बनिस्बत एयर रेजिस्टेंस के। तो मैं बहुत ही कम जो है ना वेक्टर बनाऊंगा एयर रेजिस्टेंस का। ये शो कर रहा है कि एयर रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो मच मच स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू वेट, राइट। तो मैं ये लिखूँगा वेट इज मच ग्रेटर कंपेयर टू एयर रेजिस्टेंस। तो यही वजह है जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करा जाता है। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं कि अज्यूम करो कि एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया जाता है, दैट मीन्स अब जो हमारा पास जो एक्सेलरेशन होगी ना वो बेसिकली 9.81 होगी, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है दैट मीन्स वी आर अलाउड टू यूज़ द काइनेमेटिक इक्वेशंस, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल फ्रॉम रेस्ट टू पोजीशन P वेयर द बॉल टचेस द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। टाइम निकालना है जी जब बॉल यहाँ से यहाँ पर आ जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। यूज़ कर लेते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। आपको ये बात पता है कि ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि रेस्ट से ड्रॉप करी जा रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, राइट। अच्छा भाई, एस हमें पता है कि बेसिकली एस क्या है, हमें ये बात पता है कि एस 0.280 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, डिवाइड करा देंगे 9.81 से, अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सो लेट मी यूज़ कैलकुलेटर सो दैट वी कैन फाइंड द आंसर। यह आ रहा है 0.24 सेकेंड्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं।
कह रहा डिटरमाइन द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द बीम ऑफ लाइट इज ब्रोकन बाय द बॉल। अब बेसिकली टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम इंटरवल होता क्या है? टाइम इंटरवल ये चीज़ है कि कितना टाइम लगा, बेसिकली कितना टाइम लगा इस बीम, जब ये बीम टूटी। बेसिकली दे आर आस्किंग यू दैट हाउ मच द टाइम इज रिक्वायर्ड बाय द बॉल व्हेन इट इज ब्रेकिंग द बीम, राइट। तो आप लोग करोगे क्या कि भाई ये बॉल जब यहाँ पर आएगी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बॉल यहाँ से लेके लेट सपोज ये यहाँ पर होगी, ठीक है, तब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डिस्टेंस पता है? नहीं पता ना। तो वो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? अब देखो इतना डिस्टेंस तो आपको पता है, ठीक है, वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये वाला जो डिस्टेंस है जिसमें बॉल को भी, ये सिंपली आप क्या ले लोगे? एक डायमीटर ले लोगे। किसका? बॉल का। क्योंकि वो पूरा का पूरा डायमीटर पर ये पूरी की पूरी जो है आपकी लाइट पड़ रही होगी। थोड़ा थोड़ा बहुत जो है ना ब्रॉडर एक्सपेक्ट से सोचते हैं, इस तरह जो है ना समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये करता हूँ कि मैं इस बीम को थोड़ा मोटा बना लेता हूँ, राइट। लेट सपोज ये बीम आ रही है, ठीक है, इस बीम को थोड़ा उठा के हम नीचे ले लेते हैं। ये बीम है, अज्यूम करें इस बीम की कि वो बीम इतनी ही बेसिकली ब्रॉड है जितना कि ये डायमीटर है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये, अब अज्यूम करें कि बॉल ऊपर से नीचे आ गई। जब ये नीचे आ गई तो ये सारी की सारी जितनी भी बीम है वो ब्रेक कर जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी। ये ले, ये ब्रेक कर गई क्योंकि बॉल आ गई सामने। अब ये बॉल पे इंसिडेंट हो रही है पूरी की पूरी बीम, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस तो आपको पता है, 0.280, इतना जो है वो आपके पास डायमीटर से आ जाएगा। तो आप इस डिस्टेंस में सिंपली क्या करोगे? डायमीटर ऐड कर दोगे, और डायमीटर हमें गिवन है एसआई बेस यूनिट और लेंथ के, जो कि मीटर है। तो आप इसका यूनिट कन्वर्ट नहीं करिएगा, वहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपके पास बेसिकली डिस्टेंस है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो एक और बार हम काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे ताकि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट का आ जाए टाइम, कि जब ये बॉल यहाँ थी तब बेसिकली क्या टाइम था, राइट। तो यूज़ कर लेते हैं। दोबारा मैं यूज़ करूँगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू टी विल बी ज़ीरो सिंस द बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट। डिस्टेंस हमें पता है, दोनों डिस्टेंस को हम एड अप कर लेंगे, राइट। लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से जब ड्रॉप करी गई है यहाँ तक का हम डिस्टेंस लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ पे इस इंटरवल पे जहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे क्या, ये जगह पे यहाँ पे क्या टाइम है ये पता लगा लें, ठीक है, जब बॉल ने बीम को ब्रेक करा, राइट। तो हम लोग एडअप कर लेते हैं 0.280 को 0.080 से 0.280 प्लस 0.280 प्लस 0.080 को एडअप कर लिया। इसको छोटा थोड़ा सा जो है फॉन्ट को स्मॉलर कर लेते हैं ताकि हमारे पास दूसरी चीज़ें भी आराम से आ जाए, राइट। दूसरी चीज़ जो हमारे पास बेसिकली वो होगी हाफ। तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करा देता हूँ, वेट बल्कि 1/2 9.81, और ये टाइम का हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये होगा टी इज़ इक्वल टू, ठीक है, 0.280 प्लस 0.080 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, और इस पूरी चीज़ का हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे, राइट। हमने अंडर रूट जब ले लिया तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये जो टाइम है मैं इसको T2 कह देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं जी T2 क्या आ रहा है। ये आ रहा है 0.27 सेकेंड्स, राइट।
तो हमें टाइम इंटरवल निकालना था। अब मेरे पास सी स्पेस बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि टाइम इंटरवल बेसिकली इज़ द चेंज ऑफ टाइम। पहले बॉल यहाँ तक थी, पहले बॉल यहाँ से यहाँ तक की आई थी, फिर बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक की थी। तो हमें बीच का टाइम पता लग गया, ये जो शेडेड रीजन बना रहा हूँ ये पता लग गया कि भाई ये वो दौरान था जिसमें बॉल ने बीम को ब्रेक करा। यही तो निकालना था कि कितना टाइम लगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो T1 हमने ऑलरेडी निकाल लिया। सो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, 0.27 माइनस 0.24, that will give me 0.03 seconds. This is my answer for part 3, right? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। कहा गया है भाई कि डिफरेंट बॉल इज रिलीज्ड। अब जो बॉल रिलीज करी गई है वो दूसरी कोई बॉल है, लेकिन सेम पोजीशन से ड्रॉप करी गई है, सेम डायमीटर है उसका, लेकिन डेंसिटी लोअर है, ठीक है। फॉर द बॉल फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगलेक्टेड। अब आप देखें एयर रेजिस्टेंस जो है वो निगलेक्ट नहीं करी जा रही, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। लेट सपोज ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। बॉल 1 को जब ड्रॉप करा जा रहा है तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बॉल 1 को जब ड्रॉप करा जा रहा है, सो वेट इज ओनली योर रिजल्टेंट फोर्स, वेट इज ओनली योर रिजल्टेंट फोर्स, दिस यू नीड टू रिमेंबर। सो इट विल मूव, और क्योंकि इधर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल थी तो आप कहो कि इट विल मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। इट विल मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पास वेट के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, जो कि निगलेक्ट नहीं करी जा रही, तो अब आपकी नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस, राइट। तो ये आपके पास नेट फोर्स हो जाएगी। अब जब नेट फोर्स में कमी आ गई, नेट फोर्स में कमी आ गई, तो एक बात याद रखें कि सिंस नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन इन अ सेम डायरेक्शन, तो अगर नेट फोर्स में कमी आई है, एक्सेलरेशन में भी कमी आएगी, सो टाइम विल बी लॉन्गर टू ब्रेक मतलब टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल जो होगा वो ज़्यादा होगा जब वो बॉल बीम को ब्रेक कर रही होगी, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स ठीक है ऑफ अ सेकेंड बॉल will be lower due to which time interval will be greater। ठीक है जी।